नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान इजरायल में सीजफायर कभी भी टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस बार ये जंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी, ये तय माना जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के दबाव के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा और अब तो उसने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA से भी संबंध तोड़ दिए हैं, जिसके बाद IAEA ने भी ईरान को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इन हालात में जल्दी ही जंग फिर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। तो ईरान के फैसले से अमेरिका और इजरायल की बढ़ी मुश्किलें। क्या अमेरिका ईरान पर करेगा हमला? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशव्यापी प्रदर्शन, ट्रंप प्रशासन की नीतियों के डर ने फीका किया उत्सव, राष्ट्रपति ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर किया साइन। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 550 जगहों पर बरसाए बम, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर की ठोस प्रतिबंध लगाने की मांग। हमास सीजफायर प्रस्ताव पर तुरंत बातचीत को तैयार, इजरायल ने भी अमेरिकी प्रस्ताव को 2 दिन पहले दी मंजूरी। क्या थम जाएगी 2 साल से चल रही जंग? और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा मूंगफली के आकार का एस्टेरॉयड, नासा ने शेयर की तस्वीर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माओ का पुनर्जन्म खोजे, दलाई लामा का नहीं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की घोषणा की अटकलों के बीच चीन को तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेनपा त्सेरिंग की 2 टूक। अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी, 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा, भारत माता की जय के साथ हुआ स्वागत। मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान सबूत दे तो अरेस्ट करने को तैयार, जैश के सरगना को लेकर बोले पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो। श्रीलंका का कच्चथीव द्वीप छोड़ने से इनकार, कहा कानूनी तौर पर यह हमारा, भारतीय मछुआरों पर समुद्री सीमा लांघकर संसाधन लूटने के लगाए आरोप। तो ईरान और अमेरिका के बीच जंग तय होती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई धमकी काम नहीं कर रही है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु संयंत्रों की जांच किसी भी एजेंसी को करने नहीं देगा। ईरान ने IAEA से अपने संबंधों को सस्पेंड कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में फैसला नहीं लेगा, जो भी फैसला होगा देशहित में लिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई परमाणु बम बनाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन देश की जरूरत के लिए परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसे UN की संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA पर गंभीर आरोप लगाए थे। IAEA पर ईरान के खिलाफ गलत रिपोर्ट देने और उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा और साथ ही IAEA के चीफ मारियानो ग्रोसी पर अमेरिका का जासूस होने का भी आरोप ईरान ने लगाया। यहां तक कह दिया कि अगर मारियानो ग्रोसी ईरान में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईरान IAEA से अपने सभी रिश्ते तोड़ चुका है, जिसके बाद IAEA ने अपने कर्मचारियों को ईरान से वापस बुला लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव डाला था कि वो IAEA से हुए समझौते को नहीं तोड़े। अगर वो ऐसा करेगा तो अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका का दबाव कोई काम नहीं आया है। आपको बता दें कि ये जंग 13 जून को तब शुरू हुई थी जब इजरायल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया था। अमेरिका ने भी ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु प्लांट पर बम गिराए, लेकिन ईरान के परमाणु प्लांटों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और अब खबर यह आ रही है कि ईरान अपने इन तीनों ही परमाणु प्लांटों को कभी भी शुरू कर सकता है। इसके अलावा उसकी तरफ से जंग की तैयारी भी की जा रही है, जिससे अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से अचानक कोई हमला हो तो उसका जवाब दिया जा सके। इजरायल के साथ सीजफायर के बावजूद ईरान में लगातार बम गिर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। लेकिन मुहर्रम की 10 तारीख यानी 6 जुलाई के बाद पश्चिम एशिया में सीजफायर टूट सकता है, क्योंकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद सीजफायर पर बड़ा फैसला हो सकता है। अगर अमेरिका और इजरायल एक बार फिर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के पास इसका जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वैसे खबर तो यह भी आ रही है कि अमेरिका और इजरायल के हमले से पहले ईरान पलटवार कर सकता है
और इस बार इजराइल पर 3 तरफ से हमला होगा। यमन से हूती विद्रोह तो लेबनान से हिजबुल्लाह भी इस बार ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। यानी इस बार की जंग बहुत भयानक होगी, क्योंकि अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और सीजफायर के दौरान उसने बेहतर तैयारी कर ली है। 12 दिन की जंग में उसे इजराइल की कमजोरियां भी पता चल गई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका में देशव्यापी प्रदर्शन की। तो 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर अपने पसंदीदा विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह कानून बन गया। यह बिल इसलिए भी खास है क्योंकि इसका पास होना ही काफी मुश्किल था। विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के साथ ही ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के भी कई सांसदों ने इसका विरोध किया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले अरबपति और टेस्ला चीफ एलन मस्क ने इस बिल के विरोध में ट्रंप का साथ छोड़ दिया। जिस तरह से इस बिल को लेकर दोनों नेताओं में बहस छिड़ी थी, उसे देख कहा जा रहा था कि अब 2 दोस्त दुश्मन बन गए हैं। हालांकि ट्रंप ने आखिरकार इस बिल को कानून में बदल लिया। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकियों को टैक्स में राहत मिलेगी और सरकारी खर्च में कटौती में भी यह सहायक होगा। लेकिन जनता के रुख की बात करें तो वो ट्रंप से बहुत सहमत नहीं दिख रही। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति 249वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। ऐसे में इस बार का स्वतंत्रता उत्सव कई जगहों पर फीका नजर आया। कई जगहों पर आयोजकों ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इसके पीछे की मुख्य वजह लोगों में ट्रंप की नीतियों को लेकर डर और आक्रोश बताया जा रहा है। खासतौर पर ट्रंप की संघीय आव्रजन नीतियों और प्रवर्तन से लोग डरे हुए हैं, जिसके खिलाफ हाल ही में लॉस एंजल्स में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ था, जो कई राज्यों तक फैल गया था। और अब इस मौके पर भी लॉस एंजल्स के एल सेरेनो पड़ोस में परेड रद्द कर दी गई, क्योंकि 90% प्रतिभागियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस परेड में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। इन कार्यक्रमों के आयोजकों में से एक जेनी गुएरेरो ने कहा कि लोग देशभक्ति में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे डर रहे हैं। लोग संघीय आवर्जन नीतियों से डरे हुए हैं और जातीय आधार पर लोगों को निशाना बनाए जाने के डर से भी लोग इस उत्सव में शामिल नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, खासकर मेंडिकेट में कटौती के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में एक नया सर्वे भी सामने आया था, जिसमें ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई। इस सर्वे के मुताबिक लगभग 56% लोगों ने ट्रंप को नापसंद किया है, जो ये दर्शाता है कि कैसे ट्रंप की नीतियों ने सत्ता के 5 महीने में ही उनकी लोकप्रियता कम कर दी है, जिससे अच्छा संकेत तो नहीं ही माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी रूस और यूक्रेन जंग की। तो इस जंग में अब यूक्रेन की हार होती दिखाई देने लगी है। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही ये जंग अब जल्दी ही खत्म हो सकती है, क्योंकि रूस के हमले रोकने में अब यूक्रेन पहले की तरह कामयाब नहीं हो रहा है। और इसका कारण अमेरिका की तरफ से सैन्य सप्लाई रोकने को माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से यूक्रेन कमजोर पड़ता दिख रहा है। तो वहीं रूस के हमले तेज हो गए हैं। पूरे यूक्रेन पर रूस के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। इस हमले में कुल 550 टारगेट को निशाना बनाया गया, जिनमें कम से कम 330 रूसी ईरानी शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। 7 घंटे तक आसमान से ड्रोन और मिसाइलें बरसती रहीं, जिसने पूरे शहर को हिला दिया। बमों की गूंज, सायरनों की आवाज और मलबे में दबे लोग। इस हमले के बाद यूक्रेन की विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कीव की रात भयावह थी, ऐसी रात हमने पहले नहीं देखी। वहीं वित्त अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्वरेंदेनको ने बताया कि परिवार मेट्रो स्टेशनों में भागे, पार्किंग में छिपे, बच्चों की चीखें और बमों की आवाजें एक साथ सुनाई दी। ये युद्ध नहीं, आतंक था। रूस ने दावा किया कि उसने कीव में डिफेंस फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे जानबूझकर आम नागरिकों को डराने की साजिश कहा। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत बताया। उन्होंने अमेरिका से संयुक्त हथियार निर्माण, एयर डिफेंस तकनीक और ड्रोन टेक्नोलॉजी देने पर चर्चा की, क्योंकि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन रूस का सामना नहीं कर पाएगा। वैसे ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने 550 ड्रोन और मिसाइलों से जो हमला किया था,
उसमें 450 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। लेकिन करीब 80 मिसाइलें और ड्रोन टारगेट पर गिरे, जिससे यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची। यूक्रेन में मची तबाही को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि जब तक रूस पर बड़े पैमाने पर दबाव नहीं डाला जाएगा, वो अपनी विनाशकारी नीतियों से पीछे नहीं हटेगा। हर हमले के जवाब में रूस को कड़े प्रतिबंधों और आर्थिक झटकों का सामना करना चाहिए। यही तरीका है जिससे हालात को जल्द ही बेहतर बनाया जा सकता है। और अब अगली खबर में बात फलस्तीन की। तो फलस्तीन के गजा में मची तबाही क्या अब थम जाएगी? यह सवाल एक बार फिर इसलिए उठ रहा है क्योंकि उम्मीद की किरण नजर आ रही है। दरअसल हमास ने गजा में इजरायल के साथ 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद जानकारों का मानना है कि दोनों के बीच समझौता हो सकता है। करीब 2 साल से जारी गोलाबारी और बमबारी का सिलसिला अब कुछ समय के लिए रुक सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बीते दिन अपना बयान जारी कर कहा कि उसने मध्यस्थों को अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है और इस समझौते को लागू करने के तंत्र पर चर्चा शुरू करने के लिए वो तैयार है। इजरायल ने पहले ही अमेरिका समर्थित इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिससे दोनों पक्षों के बीच अंतिम बातचीत का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि पहले भी दोनों पक्ष कई बार समझौते के करीब पहुंचे थे, लेकिन आखिरी समय में छोटी छोटी बातों पर सहमति टूट गई। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार सीजफायर हो जाएगा। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हमास इस सौदे को स्वीकार कर लेगा, वरना उसके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। इस सीजफायर प्रस्ताव में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं, जिसमें 10 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। इसके अलावा 18 मृत इजरायली बंधकों के शव भी लौटाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि 60 दिनों का युद्ध विराम होगा, जिसमें अमेरिका, कतर और मिस्र ये तय करेंगे कि युद्ध विराम के दौरान युद्ध को खत्म करने पर बातचीत हो। अभी तो हमास बातचीत के लिए राजी हो गया है, लेकिन यह बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हमास के नए नेता इज अल दीन अल हद्दाद ने जंग खत्म करने, गजा से इजरायली सेना की वापसी, कैदियों की रिहाई और गजा रीडेवलपमेंट करने की मांग की है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू जंग खत्म करने को लेकर असमंजस में है, क्योंकि उनकी गठबंधन सरकार के दक्षिणपंथी सदस्य इसे स्वीकार करने पर सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायल हमास में जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 56,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गजा में जंग के बीच 5 लाख लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे मूंगफली की तरह दिखने वाले एस्टेरॉयड डोनाल्ड जोहानसन की, जिसकी पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीर सामने आई है। तो नासा के लूसी मिशन ने हमारे सोलर सिस्टम में एक नई खोज की है। लूसी अंतरिक्ष यान ने एस्टेरॉयड डोनाल्ड जोहानसन की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीर कैद की, जो मूंगफली की तरह दिखने वाला एक अनोखा अंतरिक्ष चट्टान है। यह तस्वीर तब ली गई जब लूसी इस एस्टेरॉयड से केवल 1 मील की दूरी पर था, जो इसके खुरदुरे गड्ढों से भरे सरफेस को बारीकी से देखने का शानदार मौका देता है। लूसी ने अपने एल लॉरी इमेजर से ठीक 3.2 मिनट पहले, जब यह डोनाल्ड जोहानसन के सबसे करीब था, तब यह तस्वीर खींची। इन तस्वीरों ने खुलासा किया कि यह एस्टेरॉयड 8 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है, जो पहले के अनुमानों से काफी बड़ा है। इसकी सतह पर गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ नजारे इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यह एस्टेरॉयड बेहद धीमी गति से घूमता है। यह एक चक्कर पूरा करने में 251 घंटे लेता है। नासा के वैज्ञानिक इसे सफल ड्रेस रिहर्सल बता रहे हैं, जो लूसी के मुख्य मिशन बृहस्पति के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स की खोज के लिए उसकी ताकत को दर्शाता है। लूसी अब 30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है और जल्दी ही 15 महीनों में 4 बार ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के करीब से गुजरेगा और कम से कम 6 एस्टेरॉयड्स की तस्वीरें लेगा। नासा की टीम अब डोनाल्ड जोहानसन के डेटा का विश्लेषण कर रही है, ताकि इसके बनने और इसकी संरचना के राज खुल सके। यह अंतरिक्ष यात्रा सौर मंडल के अनदेखे रहस्यों को उजागर करने की एक रोमांचक शुरुआत मानी जा रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।